क्योंकि महाजनपद काल में कुछ इतिहास लेखन का भी दृष्टिकोण रहता है, तो उसमें दो प्रकार के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में टकराहट देखी जाती है। पहला राष्ट्रवादी, फिर दूसरा मार्क्सवादी। तो टकराहट का बिंदु क्या रहता है? मुख्य रूप से राज्य निर्माण से संबंधित एक विवाद रहता है, और उसके बाद उससे संबंधित जो विवाद है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रवादी कहते हैं कि आर्य आक्रमण से जोड़ के वो बताते हैं कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया हुई, किंतु मार्क्सवादी बोलते नहीं, गंगा घाटी में जो अधिशेष थी उस आधार पर हुई। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये कहता है मगध साम्राज्य के विकास को मगध शासकों के सैन्य और कूटनीतिक दक्षता से, क्योंकि वो अपने शासकों की प्रबलता को दिखाना चाहते हैं। लेकिन मार्क्सवादी विद्वान कहते हैं नहीं, ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर था, पूरक था। इसका मुख्य कारक तो भौतिक और भौगोलिक कारक रहा है वहाँ का। उसी प्रकार राष्ट्रवादी ये भी मानते हैं कि भारतीय गणतंत्र की उन्होंने प्रशंसा की है, यूनानी से रोमन के गणतंत्र से वो तुलना किए हैं। लेकिन मार्क्सवादी बोलते थे कि नहीं, ये अराजक गणतंत्र थे, इसको कुलीन तंत्र ही माना जाता है, ये पिछड़ी हुई पद्धति का प्रतीक थे। राष्ट्रवादी परंपरा ने एक अन्य बात भी उठाया, बौद्ध एवं जैन को महज बुद्ध एवं महावीर जैसे संतों की वैचारिक उपलब्धि के रूप में देखा। लेकिन मार्क्सवादी कहते नहीं, ये उस समय के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की उपज थे। मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि द्वितीय नगरीकरण में लौह उपकरणों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही। लेकिन वहीं अभी जो नवीन संशोधनवादी दृष्टिकोण है वो बोलता है द्वितीय नगरीकरण में लौह भूमिका को कम करके आंका है और अन्य भूमिका मांगा है। अब देखिए, राज्य निर्माण को देखते हैं तो राज्य निर्माण विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण मिलते हैं उसके संबंध में। आर्य आक्रमण कोई बोलता है, दूसरी तरफ कोई बोलता है नहीं, आंतरिक विविधता का परिणाम था। किंतु राज्य निर्माण को उत्पादन अधिशेष से जोड़ने की जरूरत है। राज्य निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से ही, मतलब 200 BC के आरंभ से के मध्य से आरंभ हुई। 1500 BC मतलब 2000 BC मतलब सहस्रावधि 1500 ईसा पूर्व के मध्य से, मतलब 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई, और उस समय ये लगभग 500 ईसा पूर्व BC तक ये पूरी हुई। अधिशेष उत्पादन की स्थिति में नीचे थी, जिसके कारण राज्य व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। तो राज्य पहले जन आधारित ही रहा था, जैसे हम लोग ऋग्वेदिक काल में देखे थे। कर व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी और न ही स्थायी सेना एवं नौकरशाही का विकास हुआ था, जो कि उत्तर वैदिक काल तक भी वही स्थिति था। नौकरशाही एक व्यावसायिक रूप में स्थापित नहीं हो पाई थी। उत्तर वैदिक काल में स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन अधिशेष उत्पादन में चूंकि और वृद्धि हुई, और इस काल में राज्य क्षेत्र आधारित हो गया। राजा की स्थिति पहले की तुलना मजबूत हुई, कर प्रणाली बेहतर हुई। चूंकि उत्पादन का नीचा स्तर था, इसलिए स्थायी सेना स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हुआ। इसलिए राज्य निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया महाजनपद काल में चलकर पूरी हुई, लेकिन ये पहले से शुरू हो चुकी थी। 1500 BC के आसपास से शुरू हो रही थी, धीरे धीरे क्रमिक रूप से चल रहा था। मध्य दोआब में कृषि के विकास एवं लौह उपकरण के प्रयोग से बेहतर उत्पादन अधिशेष उत्पन्न हुआ, और इस कारण क्या हुआ, इस काल में कर प्रणाली भी स्थापित हुई और स्वतंत्र नौकरशाही सेना वगैरह स्थापित हुई, और राजा को वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में स्थापित किया गया। अब धीरे धीरे ये जनपद के रूप में आया था। अब जनपद से महाजनपद के विकास का क्या कारण था? अभी चूंकि ये एक हम कह सकते हैं कि बेहतर एक राज्य निर्माण की स्थिति में पहुंच गए। तो देखिए, सबसे पहला कारण था युद्ध के माध्यम से जो प्रसार हुआ, तो उसके कारण राज्य का जो जनपद है वो महाजनपद में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जिन जनपदों में लौह उपकरण सबसे ज़्यादा था, वहाँ बेहतर युद्ध उपकरण बनते थे, और इसके कारण भी वो वहाँ से अपनी शक्तिशाली स्थिति को प्रदर्शित करना चाह रहे थे। और जिन जनपदों का आर्थिक आधार बहुत मजबूत था, फॉर एग्जांपल वहाँ पर खनिज संसाधन थे, या फिर अर्थव्यवस्था ठीक थी, कृषि अर्थव्यवस्था, शिल्प अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी, तो वो अपने पड़ोसी जनपदों को दबाकर आगे बढ़ गए। और इसी कारण हो गया 16 महाजनपद का जो विकास हुआ हम लोग देखते हैं। उनमें से अवंती, अंग, अस्मक, गांधार, चेदी, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मत्स्य, पांचाल, सुसन, वज्जिम, वत्स थे। लेकिन इनमें से सबसे आगे चल गया मगध। तो राज्य निर्माण के विभिन्न चरणों में ये स्पष्ट होता है। तो आज आगे हम लोग देखते हैं। राज्य निर्माण किसी भी एक समाज का गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि बहुविध स्तरों में परिवर्तन का रेखांकित करता है। और आप देखिए, प्रथम सहस्रावधि के मध्य में राज्य के अभाव से राज्य के निर्माण तक की प्रक्रिया को द्रुत परिवर्तन का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक समाज को कबायली समाज कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह संक्रमण की प्रक्रिया दूसरी सहस्रावधि मतलब 2000 ईस्वी के ईसा पूर्व के अंत से शुरू होती है, और प्रथम सहस्रावधि मतलब 500 BC तक चली। राज्य निर्माण के समय कई विचारधारा सिद्धांत दिए गए, के विजय का सिद्धांत दिया गया, आर्य द्वारा देशी जनसंख्या पर आक्रमण, जो हम लोग अभी देखे। एक तो बोला आंतरिक स्थिरीकरण, वही इस चीज़ को यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। और इसमें बोला गया है कि देखिए, स्तरीकरण और वर्ग भेद राज्य निर्माण के लिए आवश्यक कारक है, क्योंकि स्तरीकरण और वर्ग भेद आंतरिक संघर्ष को जन्म देता है। धीरे धीरे फिर असमानताएं आती है और एक प्रकार से समृद्धि के स्तर तक पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यस्थ एवं शक्तिशाली कुलीन वर्ग अस्तित्व में आते हैं। और कुछ पश्चिमी विद्वानों ने इसे प्राच्य निरंकुशता
एशियाई मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाई उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में राज्य निर्माण की व्याख्या की है। उनका ये मानना है कि इस मॉडल को पर राजा निरंकुश शासक का रूप ले लेता है और वो ऊपर के स्तर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, जबकि जनता नीचे के स्तर पर ग्रामीण लोकतंत्र के रूप में स्थापित होती है। कुछ विद्वानों ने अत्यधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को राज्य निर्माण से जोड़ने की कोशिश की है। उनके विचार में अत्यधिक सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। फिर राज्य निर्माण के में नगरीय केंद्रीय व्यापार की भूमिका भी प्रमुख मानी गई है। तो ये हुआ। और राज्य निर्माण के अगर चरण को देखें हम लोग किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तो वो आगे हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्राथमिक चरण हम लोग देखते हैं तो उत्तर भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्रमिक रूप से रही, और प्राचीन भाग में राज्य के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते हैं। इस काल में पशुपालन की प्रधानता थी। आर्य घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस काल में लोग पशुचारण शिकार के उद्देश्य से टोलियों में संगठित होने लगे। टोलियों का विकास हुआ, टोली में नातेदारी संबंध स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप आगे चलकर गोत्र का विकास हुआ और राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण को व्यक्त करता है। विकास के दूसरे चरण का संकेत वंश आधारित होता है। ऋग्वैदिक समाज इस चरण को व्यक्त करता है। जैसे सबसे पहले राजनीतिक सामाजिक पद्धति कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में जन, विष, गृह आदि शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वैदिक कार्य में घुमक्कड़ जीवन की ओर संकेत मिला। कुल मिलाकर इस काल में सामाजिक असमानता तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक ढांचा भी एक प्रकार का कबीलाई सरदार पर आधारित था। अर्थव्यवस्था भी महज निर्वाह अर्थव्यवस्था थी और राज्य को आवश्यक घटक इस चरण में भी अनुपस्थित है। राज्य निर्माण की तीसरी अवस्था हमें सिंधु गंगा विभाजन के दौरान ऊपरी गंगा घाटी में देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल में। तो इस काल में क्या होता है कि इस चरण का प्रतिनिधित्व करता है कि इस काल में पशुचारण के बजाय कृषि मुख्य पेशा बन गया। उत्पादन अधिशेष की गुंजाइश के साथ कबीलाई संरचना में दरार उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप वर्ण भेद पर आधारित समाज के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। एक उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण से सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है। इससे ब्राह्मण को भेंट स्वीकार करने वाला, जीविका ढूंढने वाला और तथा ऐसा व्यक्ति कहा जिसमें राजा की इच्छा से जिसे हटाया जा सकता है। वैश्य की करदाता था दूसरे द्वारा योग्य एवं इच्छानुसार सताया जाने वाला बताया गया। शूद्र के विषय में कहा गया इच्छा होने पर इन्हें तारण दिया जाए तथा इसके किसी भी कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरी तरफ इस काल में राज्य के स्पष्ट जन आधारित होने के बजाय क्षेत्र आधारित हो गया। स्पष्ट रूप से ये क्षेत्र आधारित, क्षेत्रीय तत्वों के उदय के साथ संभवतः राजा एवं उसके नातेदारों का कुल एवं कबीले से जो लगाव होता था वो घटने लगा, और सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं जो थी वो कुल और कबीले से लगाव वाला एक स्थिति को प्रकट कर रहा था। एक अपने समान लोगों के बीच अपना एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जिसको माना जाता था, तो वो समान लोगों से वो ऊपर उठने लगा और सभा समिति मातक होने लगा। और साथ ही क्षेत्र विस्तार के साथ राज्य केवल प्रजातियों के वंशज ही नहीं रहते बल्कि अवैदिक जनजातियां भी रहते हैं। तो प्रजाति के वंशज न रह के वो एक जनजातियां भी रहती थी, और इसके साथ केवल राज्य में केवल यही नहीं कि एक समृद्ध वर्ग ही रहते थे, वहाँ जनजातियां भी रहती थी। वंश परंपरा आवश्यक रूप से कमजोर पड़ गई। अब फिर इस चरण में क्या हुआ, राज्य निर्माण के कुछ आवश्यक घटक अनुपस्थित रहे। जैसे सामाजिक वर्ण की प्रक्रिया तो आरंभ हो गई थी, परंतु इस काल में राज्य के प्रमुख के रूप में राजा वर्ण व्यवस्था के समर्थक के रूप में प्रकट नहीं होता। सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात पूरी हो गई, वो तो होने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है इस काल में वस्तुओं का वितरण व्यापार का उतना नहीं होता था जितना पारस्परिक भेंट आदान प्रदान। वस्तुओं का उतना व्यापार नहीं होता था, लेकिन पारस्परिक भेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। साथ ही इस काल में राजपद की भी अपनी सीमाएं थी। राजा के पद का सीमित उत्पादन अधिशेष की स्थिति में स्थायी सेना रक्त संबंध से पृथक स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हो सका था। इस काल में राजनीतिक संस्थाओं पर कबायली तत्वों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण से हमें देखने को मिलता है कि युद्ध में जाने से पूर्व राजा कबीले के लोगों के साथ सार्वजनिक भोज किया करता था। इस काल में राजा की स्थिति भी बहुत स्पष्ट नहीं थी। कुल मिलाकर इस काल में ठोस भौतिक आधार, सुस्पष्ट वर्ग समर्थन और सार्वजनिक मान्यता का अभाव था, जो राज्य निर्माण का आवश्यक कारक होता है। तो राज्य के निर्माण का अंतिम चरण हम लोग को देखने को मिलता है ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी यानी कि मध्य, यानी कि 500 BC के बाद। इस काल में वे घटक जो कि राज्य निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं वो उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम मध्य गंगा घाटी में कृषि का विस्तार हुआ और कृषि के क्षेत्र में कुछ तकनीकी परिवर्तन देखे गए। उदाहरण के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग, धान की रोपाई की पद्धति में बदलाव और उसमें विकास, उत्तरोत्तर विकास। इस काल में सर्वप्रथम दासों कर्मकारों के कृषि के क्षेत्र में लगाया गया एवं परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन के व्यापक अधिशेष की स्थिति में जब पहुंच गई तो जनसंख्या के एक ऐसे हिस्से को जो उत्पादन में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते थे अनाज सुनिश्चित किया गया, और वो शासक वर्ग के रूप में हुए, सन्यासी वर्ग हुए, कारीगर बने और शिल्प का विकास हुआ। शिल्प का प्रोत्साहन हुआ तो फिर शिल्प जब अधिशेष की स्थिति में आई तो व्यापार वाणिज्य एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ।
छठी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ और सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में दोबारा नगर देखने को मिला। छठी शताब्दी जो 600 BC में अभी द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ, वो पहले सिंधु सभ्यता में प्रथम नगरीकरण था, अब यह द्वितीय नगरीकरण की स्थिति में है। इस तरह छठी सदी ईसा पूर्व में आर्थिक परिवर्तन ने राज्य को एक ठोस भौतिक आधार प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो आर्थिक विकास ने आर्थिक विभाजन और सामाजिक विभाजन को भी जन्म दिया। कबायली समाज टूट गई थी, वर्णभेद पर आधारित समाज आने लगा था, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म होने लगा था और वर्ण व्यवस्था एक जटिल सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उपयुक्त परिवर्तनों ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को पूरा तो कर दिया, लेकिन राज्य को एक ठोस आर्थिक सामाजिक आधार प्राप्त हुआ। करारोपण की प्रणाली स्थापित हो चुकी थी, स्थायी सेना, रक्त संबंधित पृथक एक नौकरशाही का विकास हो चुका था। लोहे की उपलब्धता के कारण युद्ध उपकरण का व्यापक निर्माण संभव हुआ तथा क्षेत्रीय स्तर पर विजय, क्षेत्र प्रसार एवं जो आपसी साम्राज्य विजय के द्वारा छोटे छोटे जनपद में बड़े महाजनपदों में का रूप ले लिया। ऐसे में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ और 16 महाजनपदों में फाइनली मगध सबसे शीर्ष पे पहुंचा, सफल हुआ। राजा की शक्ति प्रतिष्ठा बढ़ी, राजत्व की सुस्पष्ट अवधारणा आई और ऐत्रेय ब्राह्मणों से हमको इसकी झलक मिलती है और राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट हुई, जिसका केंद्रीकरण आगे जाके उसी मगध को केंद्र बना के मौर्य शासक के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया जाता है। तो ये हुआ राज्य निर्माण की प्रक्रिया।